मॉर्निंग क्लास। अभी तक के हम लोगों ने हेनरी फियोल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे अंदर मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो कि 13 प्रिंसिपल जो है हमारा इनिशिएटिव मीन्स, जो हमारा 13 प्रिंसिपल है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 13 जो प्रिंसिपल है वो इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव मीन्स, इनिशिएटिव प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, सजेशन देना चाहिए, वेलकम करना चाहिए उनके सजेशंस का। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा इन्फोसिस के जो मालिक हैं वो कौन है, नारायण मूर्ति। तो उन्हें मेथड अप्लाई करा था, इनिशिएटिव प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा उन्हें दायरा दिया था। जैसे कि उनने क्या करा था कि अपने एम्प्लॉयज़ से, आपको पता होगा बहुत बड़ी MNCs है इन्फोसिस, तो उन्होंने क्या करा कि जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी प्लान को फॉर्म करने की। जैसे कि मैं आपको कोई भी काम देती हूँ, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से करेंगे, पर जब भी कोई एम्प्लॉयज़ से हम सजेशन ले लें, कोई भी बॉस है, कोई भी डायरेक्टर है, वो अगर हमारे एम्प्लॉय से सजेशन ले रहा है तो वो काम और बेटर करेगा। कभी भी हम प्लान फॉर्म करने से पहले अपने एम्प्लॉय से सजेशन लेना बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो एक तरीके से क्या करें बेटा, बहुत अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ उसको देनी चाहिए कि मतलब कि उसको सजेशन में मोस्ट वेलकम करना चाहिए। जैसे कि नारायण मूर्ति ने किया था, इन्फोसिस के जो मालिक हैं, उनने हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को आगे रखा और एम्प्लॉय से कहा कि आप सजेशन दे सकते हैं। कभी भी कोई प्लान और पॉलिसीज जब वो बनाते थे तो अपने एम्प्लॉयज़ से सजेशन मांगते थे। वो हेनरी फियोल ने प्रिंसिपल दिया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स एम्प्लॉयज़ को वेलकम करना चाहिए सजेशन के लिए। वेलकम द एम्प्लॉयज़ ऑन सजेशन। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को हमें वेलकम करना चाहिए सजेशन देने के लिए। कभी भी कोई हम पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो कम से कम उनसे एक बार पूछ लेना चाहिए। यही हेनरी फियोल के प्रिंसिपल में उनने बोला। 13th जो प्रिंसिपल है वो है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब है कोई भी एम्प्लॉयज़, कभी भी हम कोई प्लान एंड पॉलिसीज बना रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से पूछ लेना चाहिए क्या ये प्लान ठीक है, क्या आप इस प्लान से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। तो ये हेनरी फियोल का 13th प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट है, अगर हम अपने एम्प्लॉय से सजेशन लेंगे और अपने एम्प्लॉय से पूछेंगे तो एम्प्लॉयज ऑब्वियसली बात है मोटिवेटेड होंगे और अच्छा काम करेंगे, बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। क्यों बेस्ट देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हमने उनसे सजेशन लिया। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट इस प्रिंसिपल की यही है। सबसे पहला कि एम्प्लॉयज हमारे सेटिस्फाइड होंगे। एम्प्लॉयज हमारे क्या होंगे बेटा? सेटिस्फाइड होंगे और हमारा ये हेल्प करेगा हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मदद करेगा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो हेल्प करेगा ये प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरीके से। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। क्या हेल्प करेगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से चलाएगा। क्योंकि हम जब एम्प्लॉयज़ का वेलकम करेंगे सजेशन देने के लिए, आपने क्या करा कि अपने एक बॉस है और उसने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कह दिया कि आपको ऐसा करना, ठीक है, तो वो करेगा तो अपना काम तो पूरा करेगा। क्या वो उस मोटिवेशन से करेगा जो कि वो चाहता था? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। आप कम से कम एक बार प्लान बनाने से पहले, बिजनेस हेनरी फियोल बार बार ये कह रहे हैं, कभी भी कोई प्लान बनाने से पहले कम से कम अपने एम्प्लॉय से सजेशन ले लें, जिससे कि वो बेस्ट हो पाए। अगर वो सजेशन दे रहा है एम्प्लॉय, सजेशन मतलब उस प्लान को कह रहा है कि हाँ सर ये ठीक है, तो वो और बेस्ट करेगा, जिससे कि एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड होगा और एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बेस्ट। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? सबसे पहला तो हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। सेकंड हमारा क्या है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। एक भाईचारे वाली फीलिंग आती है। सेंस ऑफ
ठीक है। तो हमारी फीलिंग क्या आएगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आएगी और हम एक तरीके से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। किसके पास बेटा, किसके अंदर किसके अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, हम पूरी तरीके से अपना टारगेट दे पाएंगे, किसके ऊपर अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे, ठीक है। हम अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, किसमें, पूरी तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इनिशिएटिव में यही था बेटा। इसके पॉजिटिव इफेक्ट ये है, अगर नेगेटिव इफेक्ट, अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा जो एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय जो है हमारा क्या हो जाएगा, डीमोटिवेटेड हो जाएगा। नेगेटिव इफेक्ट सबसे पहले हमारे लिए पड़ेगा कंफ्लिक्ट, लड़ाई होगी किसमें भैया, मैनेजमेंट में और एम्प्लॉयज में, ठीक है। कंफ्लिक्ट बना रहेगा एक तरीके से, कंफ्लिक्ट among the management and employee, conflict among the management and employees, employees और मैनेजमेंट के बीच में एक बेटा कंफ्लिक्ट बना रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारा, अगर हम नई बात सुनते हैं तो इंक्रीज टर्नओवर तो होगा ही, और हमारी दूसरी बात क्या हो सकती है, डीमोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज। तो बेटा इनिशिएटिव प्रिंसिपल में यही था कि वेलकम करेंगे हम अपने एम्प्लॉयज के सजेशन का, जिससे कि हमें बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आएगी, भाईचारे वाली फीलिंग आएगी, हाँ कि एम्प्लॉयज के बारे में जो डायरेक्टर है या बॉस है वो कितना कुछ सोचता है, ठीक है बेटा। ये हमारा था 13th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। जो 14th प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो है ईस्प्रिट डी क्रॉक, ईस्प्रिट डी क्रॉक। ईस्प्रिट डी क्रॉक मींस टीम वर्क, हमेशा हमें टीम बना के काम करना चाहिए मैनेजमेंट में। ये नहीं कि कोई इधर बात कर रहा है तो सब अपने बारे में ही सोचे, किसी को भी अपने बारे में तो दुनिया सोचती है, ठीक है। हमें सबसे पहली बात यही है कि हमें क्या करना चाहिए बेटा, ईस्प्रिट डी क्रॉक, ईस्प्रिट डी क्रॉक। ईस्प्रिट डी क्रॉक का मतलब है हार्मोनी। हमें अपने अंदर से आई को रिप्लेस करके वी, आज आई हम नहीं है, मैं नहीं, वी मतलब हम है, आई को रिप्लेस करके वी अपने अंदर उसकी भावना आनी चाहिए कि हम नहीं, मैं नहीं, हम सब। तो कोई भी बिजनेस चल रहा है ना तो सबके सहयोग से चलेगा, ना कि खुद के उससे। तो हमें क्या करना चाहिए, जो बार बार कह रहे हैं इस प्रिंसिपल में कि हमें अपने अंदर से आई की भावना दूर करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, हमें, ठीक है, हम सब लोग हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि टीम स्पिरिट, टीम बनानी चाहिए, ठीक है। किसी को एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। दो पार्ट होते हैं हमारे बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट का पार्ट, एक वर्कर का पार्ट। दोनों को एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैनेजर बोलेगा कि वर्कर को बहुत काम है, वर्कर बिल्कुल काम नहीं करता, और मैनेजमेंट बोलता है कि वर्कर, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके सब मेंटल, हमें अपना जो एटीट्यूड है वो बदलना चाहिए। हमें अपने अंदर से आई रिप्लेस करके वी, ठीक है। तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे इस प्रिंसिपल के, ईस्प्रिट डी क्रॉक। ईस्प्रिट डी क्रॉक मतलब हम टीम स्पिरिट होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलेंगे इसके, टीम स्पिरिट बनेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, टीम स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की टीम स्पिरिट बनेगी। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अचीव होगा टारगेट। अचीविंग कॉमन गोल, अचीव हो पाएगा अगर हम टीम में काम करेंगे। अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता है, अगर ये प्रिंसिपल नहीं हुआ
कंफ्लिक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये सबसे पहली बात, कंफ्लिक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में। कि सब अपने अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। कंफ्लिक्ट होगा, एक कंफ्लिक्ट की भावना आएगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड जो हमारा है वो हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि अगर हम टीम से काम नहीं करते तो नॉन अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, नॉन अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो बेटा हमें हमेशा टीम वर्क में ही काम करना है, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है। फ्यूल इंसिस्ट कर रहे हैं इस प्रिंसिपल में कि हमारे अंदर आई की भावना नहीं होनी चाहिए, बी की भावना होनी चाहिए। अपने अपने लिए मत सोचिए, सबके लिए सोचिए, आई को रिप्लेस करके बी, ठीक है। तो बेटा अभी तक के हमारे जो 14 प्रिंसिपल हमारे पूरे डन हो चुके हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल था, फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ, सबसे पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड जो प्रिंसिपल था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड जो प्रिंसिपल था वो हमारा था यूनिटी डिसिप्लिन। फोर्थ जो प्रिंसिपल था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के बाद पढ़ा आपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बाद पढ़ा आपने सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बाद हमारा रेम्यूनरेशन, जो सेवंथ प्रिंसिपल था रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के बाद हमने स्केलर चेन। स्केलर चेन के बाद हमने इक्विटी। इक्विटी के बाद ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हम लोगों ने कौन सा पढ़ा बेटा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर हम लोगों ने क्या सा पढ़ा, स्प्रेड इनिशिएटिव, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो 14 प्रिंसिपल जो भी कंट्रीब्यूशन दिया फ्योल ने 14 प्रिंसिपल को बनाया कि अगर ये 14 प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली चल सकता है, ठीक है बेटा। अब जो हमारे नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, अभी तो हम लोगों ने फ्योल के प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ लिए। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे, उनके बारे में हम लोग सब कुछ देखेंगे। जो बेटा एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे बेटा, एफ.डब्ल्यू. टेलर ये कौन थे बेटा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहले हमने हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा। हेनरी फ्योल फ्रांस में रहते थे, उनका जन्म ऐसे हुआ था, उनका जन्म इस टाइम हुआ था। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर थे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उनका जो बॉर्न हुआ, जो उनका बॉर्न हुआ वो हमारा हुआ यूएस। कहाँ पर हुआ, यूएस। और उन्हें वेल्थी फैमिली में, अच्छी फैमिली में, जो धन से बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड था उसका, वेल्थी फैमिली में जन्म लिया, ठीक है। तो एफ.डब्ल्यू. जो टेलर थे वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे बेटा। उनका जन्म कब हुआ, 1856 में उनका बॉर्न। कब हुआ बेटा उनका बॉर्न, 1856 में। 1856 में उन्होंने वेल्थी फैमिली में जन्म लिया और उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएट जो की, उन्होंने ग्रेजुएशन जो की कहाँ से की बेटा, उनने स्टीवन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से उन्होंने ग्रेजुएशन की, जो कि उनने मैकेनिकल इंजीनियर बने। कौन सी यूनिवर्सिटी से बेटा उन्होंने ग्रेजुएशन की, प्रिंसिपल पढ़ लिए। तो इनने कौन सी यूनिवर्सिटी से बेटा, स्टीवन इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो थी, इंस्टीट्यूट था, उससे ग्रेजुएशन करी थी और ये फिर मैकेनिकल इंजीनियर बने थे। मैकेनिकल इंजीनियर जो थे हमारे किस ईयर में, 1883।
1883 में ये मैकेनिकल इंजीनियर थे और इनने बहुत साइंटिस्ट रिसर्च करी इनने, और एक वेल्थी फैमिली में इन्होंने जन्म लिया था जो वहाँ पर यूएसए, ठीक है, यूएसए, ठीक है। फिर बेटा हम लोगों ने एक डिफरेंशिएशन आप देखेंगे कि हेनरी जो फेयर थे उनने किस डिग्री, बेटा किस चीज़ की डिग्री ले रखी थी, माइनिंग इंजीनियरिंग, और इनने किसकी देखी बेटा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है। उनका बॉर्न कब हुआ था बेटा, 1941 में, 1941 में, और इनका कब हुआ बेटा हमारा 1883, ठीक है। बेटा हम लोगों ने ये देखा एफडब्ल्यू जो टेलर थे, तो क्या बेटा एफडब्ल्यू जो टेलर की फुल फॉर्म क्या है, फेडरिक विल्सलो, जो कब कितने ईयर तक बेटा ये जिंदा रहे, 1856 से लेकर 1915 तक। इस फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है कौन, एफडब्ल्यू टेलर। इनके बारे में इतनी ही हिस्ट्री है। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ेंगे कि इन्हें कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए। इन्हें सबसे पहला प्रिंसिपल दिया साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड जो प्रिंसिपल दिया इन्हें दिया हार्मोनी इज नॉट डिस्कार्डेड, ठीक है, इंडिविजुअल इज नॉट कॉपरेशन, ठीक है। तो इन्होंने 3-4 प्रिंसिपल दिए, बहुत सारी टेक्निक्स दी इन्हें, काफी सारी टेक्निक्स के बारे में मैंने बताया, ठीक है। कॉपरेशन इज नॉट इंडिविजुअलिज्म और हार्मोनी इज नॉट डिस्कार्डेड, 4 प्रिंसिपल दिए इन्हें, बहुत सारी टेक्निक्स दी हैं, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडीज, इन सब के बारे में हमारे एफडब्ल्यू टेलर ने बताया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया साइंस की स्टडी के ऊपर, ठीक है। आपसे जो भी एग्जामिनर पूछेगा इतना ही पूछेगा इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये क्या थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, ठीक है, और इन्हें वेल्थी फैमिली में यूएस में जन्म लिया था। 1856 में इनने कौन सी स्टेबल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन की थी, और ये इन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जब डिग्री प्राप्त करी थी वो कब करी थी बेटा, 1883 में, ठीक है बेटा। ये हमारा एफडब्ल्यू टेलर का था। एफडब्ल्यू टेलर के जो हमारे 4 प्रिंसिपल हैं, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो हमारा है साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। कहा इनने ये बोला है कि साइंस एक ये नहीं है कि मतलब एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बिना कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि रातों रात हम कोई रूल्स को बनाए और चेंज कर दें, ठीक है। सेकंड जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया है वो दिया हार्मोनी इज नॉट डिस्कार्डेड, ठीक है। अगर हम एकता में वर्क करेंगे, हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे किसी के भी प्रति, तो हमारा कोई भी काम अच्छी तरीके से होगा। एक इनने ये भी दिया है कॉपरेशन इज नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन एक ही के साइड से नहीं होता, दोनों साइड सहयोग दोनों साइड से होना चाहिए। कॉपरेशन कभी इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। और इन्हें होती है प्रोस्पेरिटी, इफिशिएंसी हमारी बढ़ती है प्रोस्पेरिटी से के थ्रू, ठीक है। तो हम इन्हें लास्ट जो प्रिंसिपल दिया है वो ये डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है बेटा। कंपनी किसके ऊपर डिपेंड है, एम्प्लॉयज के ऊपर, ठीक है। जो 4 प्रिंसिपल दिए हम लोगों ने, जो हमारे एफडब्ल्यू टेलर है, कंपनी किसके ऊपर डिपेंड है, कंपनी के एम्प्लॉयज के ऊपर। टर्नओवर किसके थ्रू निकलेगा, एम्प्लॉयज के ऊपर। और एम्प्लॉयज किसके ऊपर डिपेंड है, एक तरीके से एम्प्लॉयज किससे अच्छी तरीके से, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी किससे इंक्रीज होगी, उनकी अच्छी ट्रेनिंग से और अच्छे प्रमोशन से। उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी किसके थ्रू, अच्छी ट्रेनिंग के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू उनके, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं होंगे, डिमोटिवेटेड हो जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा ये एफडब्ल्यू टेलर का हमने हेनरी फेयर के 14 प्रिंसिपल पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो एफडब्ल्यू टेलर के नेक्स्ट क्लास में हम एफडब्ल्यू टेलर के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताएंगे और उनके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है उस प्रिंसिपल के, नेगेटिव इफेक्ट क्या, अगर नहीं प्रिंसिपल अप्लाई करते वो वाला तो हम बताएंगे उसको क्या मिलेगा हम लोगों को। ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, इन्होंने वेल्थी फैमिली में जन्म लिया था। कब दिया था बेटा, 1856 में। और कौन सी इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, ग्रेजुएटेड करी थी स्टीवन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम किया था। कब किसकी डिग्री प्राप्त करी थी बेटा इन्होंने, कब करी थी बेटा, 1883, ठीक है। आप इनके बारे में इतना ही हिस्ट्री याद रखेंगे और इसके प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में